हाँ, कूलम्स लॉ हमको एक्सप्लेन करता है कि अगर दो पार्टिकल्स के पास, दो बॉडीज के पास इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को कितना फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये दो बॉडीज हैं, इसके पास चार्ज है Q1, इसके पास चार्ज है Q2। ये इस पर होमोजीनियसली एक जैसा फैला हुआ है, इस पर भी चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। तो हम ये मानते हैं कि ये पूरा चार्ज इसके सेंटर से काम करेगा। जिस तरह सेंटर ऑफ मास होता है उसी तरह सेंटर ऑफ चार्ज। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा चार्ज सेंटर पे होता है, चार्ज तो फैला हुआ है, लेकिन हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए क्या मानते हैं, ऑल द चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर। ओके, ये दोनों सेंटर ऑफ चार्ज, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज r। इसके पास Q1 चार्ज है, इसके पास Q2 चार्ज है। ये इसको, अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा और इस पर फोर्स लगाएगा इधर, ये है फोर्स। ये चार्जेस ये वाली बॉडी को रिपेल करेंगे और ये इधर फोर्स लगेगा। ये जो दोनों फोर्स है, ये दो फोर्स नहीं है, एक ही फोर्स है, क्योंकि कोई भी फोर्स के लिए हमने नियम पढ़ा हुआ है कि फोर्स हमेशा जोड़ी में लगता है। ठीक है, कभी भी हम फोर्स लगाएंगे दो चीजों पे हमको इकट्ठा लगाना पड़ता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको हम कहते हैं देयर इज ए फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। When we say between the two charges, that means यहाँ फोर्स नहीं है। फोर्स तो इस बॉडी पे लग रहा है इस तरफ और इस बॉडी पे लग रहा है इस तरफ। ये जो फोर्स लगता है, ये फोर्स कितना होता है, ये कूलम ने बताया। सो भले आप इस फोर्स को बोलिए, भले इसको बोलिए, मीनिंग इज सेम। ये जो फोर्स होता है, he says that this force is proportionate to multiplication of the two charges, Q1 into Q। तो इसमें आपको ये लगेगा कि Q1 into Q2 इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा नहीं है। Q1 के साथ Q2 का दूसरे ऑपरेशन भी हो सकते थे। मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन होते, प्लस Q1 प्लस Q2, Q1 माइनस Q2, Q1 into Q2, Q2 डिवाइडेड बाई Q और Q1 की पावर Q2। उसमें से कूलम ने क्या बताया, कौन सा लॉ लगेगा, Q1 into Q, एक चुना उसमें से। सो फोर्स इसके प्रोपोर्शनेट होगा। दूसरा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना इंक्रीज होगा, ये फोर्स उतना ही कम होता जाएगा। अगर ये फोर्स को हम 2 गुना कर दें या 3 गुना कर दें, 3 टाइम्स, तो फोर्स 3 टाइम्स कम हो जाएगा कि 6 टाइम्स कम हो जाएगा कि 3 into the power 2 9 टाइम्स कम हो जाएगा कि 3 into the power 3 27 टाइम्स कम हो जाएगा। वो उसने सोचा, एक्सपेरिमेंट किया, जैसे भी सोचा उन्होंने बताया दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r to the power 2। तो अगर हम r को 3 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो अब बताइए फोर्स कितना वीक हो जाएगा, 9 टाइम्स। समझ आया? तो ये उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है दैट इज, और इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो फोर्सेस प्रोपोर्शनेट टू 1/r स्क्वायर होते हैं, जैसे ग्रेविटेशन का फोर्स, ग्रेविटेशन के फोर्स में G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो ग्रेविटेशन का फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। फिर अगर आपने 11th में पढ़ा या नहीं पढ़ा, न्यूक्लियस के जो फोर्सेस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट्स के, या मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो फोर्सेस होते हैं, वो इस लॉ को फॉलो नहीं करते। उसमें r की पावर 6 होती है। थोड़ा सा भी डिस्टेंस बढ़ गया तो वो फोर्स एकदम से डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। वो 4 गुना, 6 गुना, 9 गुना कम नहीं होता है, वो बिल्कुल 0 के बराबर हो जाता है। वो इसको फॉलो नहीं करते। तो हम लोग जो मेनली 2 फोर्स जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। सो दिस इज बस
कूलम्स लॉ इन दो चीजों पर डिपेंड करता है और इनको जब कंबाइन किया तो ये बना F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड F इज इक्वल टू, एक हमने कांस्टेंट लगाया दैट इज कूलम्स कांस्टेंट एंड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो कूलम्स कांस्टेंट है ये कितना होता है, किस पर डिपेंड करता है, इसके बारे में कूलम ने डिस्क्राइब किया कि ये मीडियम पर डिपेंड करता है। यहाँ हमने एक चार्ज रखा, यहाँ दूसरा चार्ज रखा, इनके बीच में कौन सा मीडियम है, इस मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है कि ये इसको इस पर कितना फोर्स लगाने देता है। कोई मीडियम फोर्स लगाने देता है, कोई मीडियम फोर्स नहीं लगाने देता है। अगर एयर है तो ये इस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, अगर बीच में पानी आ गया तो वो अलाउ नहीं करता, वो सिर्फ 2 न्यूटन का फोर्स लगाने देता है, 1.2 न्यूटन का फोर्स लगाने देता है। अगर उसकी जगह हमने एस्बेस्टस डाल दिया तो एस्बेस्टस 10 यूनिट लगाने देगा। तो हर मीडियम फोर्स अलग अलग लगाने देता है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी। तो ये C किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। तो इसकी वैल्यू उन्होंने अलग अलग निकाली। तो मीडियम की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिकल फोर्स को प्रभावित करती है, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स को कम कर सकती, परमिटिविटी। ठीक है, तो परमिटिविटी एप्सिलॉन, परमिएबिलिटी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे जब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। दो मैग्नेट्स के बीच में जब फोर्स लगता है और मीडियम की जो प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना उसको अलाउ करेगी, दैट इज परमिएबिलिटी। और इलेक्ट्रिकल फोर्स जब लगता है दैट इज परमिटिविटी। सो दिस इज परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी of free space. Epsilon is permittivity of a medium. अब इस परमिटिविटी को हम लोगों ने थोड़ा सा और स्टडी करना है। तो ये परमिटिविटी क्या बताती है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम because of which it allows electrical force to be applied. अब इसकी यूनिट क्या होगी और इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, तो इससे हम इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10⁹ तो एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन नॉट इधर करिए और इसको इधर ले आइए। सो दिस विल बी 1/4 पाई × 9 × 10⁹ and this comes to 8.85 × 10⁻⁻7 minus 9, 10, 11 और ऊपर जाएगा 12 minus 8.85 × 10⁻⁻12। ये किसकी वैल्यू आ गई, एप्सिलॉन नॉट। और अब इसका यूनिट बोलिए, इसको उल्टा कर देते, जो यहाँ माइनस है वो प्लस हो जाएंगे और जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे। तो प्लस वाला पहले लिखते हैं कूलम। सो दिस इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर। ये आ गया एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू। अच्छा, अब किसी भी मटेरियल में ये फोर्स इस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर। तो हमने एक और क्वांटिटी बनाई, वो क्वांटिटी बनाई रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, एक मीडियम की परमिटिविटी है एप्सिलॉन, फ्री स्पेस की परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट। तो मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिटिविटी से कितने गुना ज्यादा है, दैट इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी। सो दिस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, ER. This is what absolute permittivity of medium. This is absolute permittivity of free space. और ये दोनों का कंपैरिजन ER, इसका नाम क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी, हमने एक शब्द बनाया हुआ है, अगर हम ये बोलते हैं कि मर्क्यूरी की रिलेटिव डेंसिटी 13.6 है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वो पानी से, वाटर से 13.6 टाइम्स ज्यादा है। इसी तरह से हम बोलते हैं कि वाटर की परमिटिविटी 80 है, व्हाट डज इट मीन? कि फ्री स्पेस में जो फोर्स लगे, फोर्स से हम आएंगे, यानी फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है उससे वाटर की परमिटिविटी 80 टाइम्स कम, 80 टाइम्स कम। E अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, अच्छा थोड़ा सा इसको फोर्स के हिसाब से देखिए कैसे बनेगा। फोर्स इन मीडियम अपॉन force in free space is equal force in free space divided by force in medium is equal to relative permittivity। अब अगर हमने दो चार्जेस को एयर में रखा, फ्री स्पेस में रखा और उनके बीच फोर्स लग रहा है एयर में 160 न्यूटन, फिर हमने उसके बीच में पानी डाल दिया, पानी के अंदर दोनों चार्जेस को डाला, फिर से फोर्स को नापा और ये फोर्स अब हमको मिला 2 न्यूटन। सो व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द वाटर? फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, कितना आया? 80। सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80। तो 80 परमिटिविटी क्या दिखाती है? वो फोर्स को कम कर रहा है कि ज्यादा कर रहा है? कम कर रहा है। कितने गुना कम करता है? 80 टाइम्स लेस करता है। तो परमिटिविटी जितनी बढ़ती जाती है उतना वो फोर्स को लेस करता है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर पे उतना वो फोर्स को लेस करता है। और किसके कंपैरिजन में लेस करता है? फ्री स्पेस के कंपैरिजन। फ्री स्पेस पे फोर्स सबसे ज्यादा, जिसकी परमिटिविटी 2 होगी, ऐसे मीडियम को अगर बीच में डालेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा? 1/2, हाफ हो जाएगा। जिसकी परमिटिविटी 6 है, ऐसे मीडियम को दो चार्जेस के बीच में डालेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा? 1/6। जिसकी परमिटिविटी 80 है, वो फोर्स को कितना कर देगा?
1/8। इस तरह से जिसकी परमिटिविटी ज्यादा होती जाती है वो फोर्स को कम करते हैं, और ये उसका रिलेशन आया। तो ये वाली जो चीज है इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए ये आपको याद रखनी है। अच्छा, ये जो है दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, बाद में जब हम इसको और आगे कैपेसिटर पढ़ेंगे, मीडियम पढ़ेंगे, तो ये पढ़ेंगे, इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ER is also dielectric constant. Dielectric constant K. ठीक है। अब देखिए हम कूलम्ब्स लॉ को किस तरह से लिख सकते हैं। ये है कूलम्ब्स लॉ। इन मीडियम F is equal to 1/4 pi K Q1 Q2 upon R। इधर ध्यान दीजिए, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अभी एप्सिलॉन लिखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अच्छा, अब थोड़ा सा यहां पर आइए, ये रिलेशन इससे बताइए एप्सिलॉन की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं। इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। इस ER को जनरली हम क्या लिखना पसंद करते हैं? ER इज ऑल्सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो अगर हम इसको K लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? K इंटू एप्सिलॉन नॉट। किसको? एप्सिलॉन। अब दो मीडियम के बीच में जब फोर्स लगता है तो यहां पर हमने क्या लिखना होता है? एप्सिलॉन। इसी एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं? K इंटू एप्सिलॉन या ER इंटू एप्सिलॉन। तो इसका दूसरा लिखने का तरीका देखिए, F इज इक्वल टू 1/4 पाई ER इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये दूसरा तरीका लिखने का, ऐसा या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ER। तो ये जो चीज है इसकी वैल्यू हमको मालूम है, कितनी? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब हमको सिर्फ क्या करना है? ER मालूम होना चाहिए। तो वाटर के लिए ER 80 है, तो हम यहाँ क्या रख देंगे? 80। तो उसके वाटर का एप्सिलॉन हमको मालूम करने की जरूरत नहीं है। क्या मालूम होना चाहिए? रिलेटिव एप्सिलॉन। अरे एस्बेस्टस का रिलेटिव एप्सिलॉन अगर 6 है तो यहाँ पर क्या रख देंगे? 6। ये चीज तो वही रहेगी सर। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं और इसको इस तरह से भी लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R, where what is K? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, ओके। ये अपने नोट्स में चेक करिए, लिखा हुआ आपको पूरा मिलता है तो ठीक है, नहीं तो नोट करिए, लिख देख लीजिए, ये पूरा लिखा हुआ है। मिलता लिखा हुआ है, ठीक है। तो K की कहां पर वैल्यू आएगी, समझ में आ गया? अच्छा, फिर से देखिए, ये अगर हम K लिखते हैं तो K किसके बराबर होता है? फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम। इसके न्यूमेरिकल अभी अभी आपने बनाए। फ्री स्पेस में अगर फोर्स 160 लगता है और K की वैल्यू 80 है तो पानी में कितना फोर्स लगेगा? यहां रख के हमने देखा, ये 160, K की वैल्यू 80, तो फोर्स इन मीडियम कितना आ जाएगा? 160 अपॉन 80 इज इक्वल टू 2 न्यूटन। समझ में आया?
कि किस तरह से हमने के को यूज करना। ठीक, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमने पेपर रखा और यहाँ पर Q1 Q2 रखा और इनके बीच में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। Q1 Q2, ये जो इसके बीच में पेपर रखा, इसके लिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6। अब अगर इन दोनों चार्जेस को हम एयर में लेकर आए तो बताओ ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा? 10 न्यूटन कब लगाता है? जब बीच में पेपर है। अभी हमने ये पेपर हटा दिया, अब फोर्स कितना हो जाएगा? 60। फोर्स बढ़ जाएगा, कितने गुना बढ़ जाएगा? k टाइम्स बढ़ जाएगा। तो जब भी किसी चीज को इंसर्ट करेंगे फोर्स कम हो जाएगा, कितने टाइम्स? k टाइम्स। निकाल के फ्री स्पेस करेंगे तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, कितना इंक्रीज होगा? k टाइम्स। ठीक है, और k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? k की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, फोर्स फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। ये इस तरह से k की वैल्यू। सो दिस इज कूलम्स लॉ। ठीक है, ओके। अब ये कूलम लॉ में एक चार्ज दूसरे चार्ज पर क्या लगाता है? आंसर है फोर्स लगाता है। तो अगर ये उस पर फोर्स लगाता है एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आंसर है यस, कूलम्स लॉ कैन बी रिटन इन वेक्टर फॉर्म। तो थोड़ा सा ये दो लिख लीजिए, देन वी विल क्लोज इट, कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हाउ कूलम्स लॉ कैन बी रिटन इन वेक्टर फॉर्म। आप लोगों में किसी को जाना 5 मिनट? अच्छा, हम लोग 5 मिनट और लगेगा, बैठ सकते हैं। हम लोग मैथ्स के लिए भी क्या कर रहे हैं? अच्छा, गुप्ता सर से पढ़ना चाहते हैं? गुप्ता सर पूछ रहे थे, अगर कुछ पढ़ना चाहते हो तो बता देना, मैं उनको खबर कर। ओके, इधर ध्यान दीजिए, ये चार्ज Q1 है, चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? r। ये जो पोजीशनिंग है, पोजीशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहां से यहां तक की जो पोजीशन है इसको ओरिजिन मानते हैं, इसको पोजीशन को, डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे r फ्रॉम 1 to 2। तो इसका नाम क्या है? r12, और इसके ऊपर ये हमने एरो लगा दिया। नाउ दिस हैज बिकम ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, r12 का मतलब फ्रॉम 1 to 2, ये डायरेक्शन, और r क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो इसका आंसर है, इसका यूनिट वेक्टर होता है दिस r कैप 1, ये उसका यूनिट वेक्टर विच शोज ओनली डायरेक्शन। अब इसका फोर्स Q1 Q2 पर फोर्स लगाता है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है? आंसर है रिपेल करेगा। ओके, ये इसको रिपेल करेगा तो ये फोर्स की डायरेक्शन आएगी, एंड दिस इज ए लीनियर फोर्स। ये फोर्स हमेशा r की लाइन में ही होगा, ये ऐसा या ऐसा नहीं हो सकता। समझ आया? ये फोर्स हमेशा इसकी लाइन में ही काम करेगा। तो ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है? तो हमारा आंसर है ये r12 की डायरेक्शन है, ये यूनिट वेक्टर r12 की डायरेक्शन है। अच्छा, अब जब हम किसी वेक्टर को लिखते हैं, वेक्टर a, तो हमारा लिखने का तरीका क्या होता है? राइट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? तरीका क्या होता है? वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को ऐसा भी लिख सकते हैं, a, राइट। तो ये फोर्स, इस पर जो फोर्स लगता है
इस पर जो फोर्स लगता है उसको लिखने का तरीका देखिए, F/2 और लगा कौन रहा है 1, तो 2 1। ये वेक्टर में लिखने का तरीका। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, हर चीज को हमको वेक्टर में लिखना है जो डायरेक्शन दिखा है। तो ये फोर्स क्या दिखाता है, फोर्स किस पर लग रहा है 2, लगा कौन रहा है 1। ये सीरियल आपका कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पहला अक्षर हमेशा किसके लिए है, ऑन, फोर्स ऑन, और दूसरा हमेशा किसके लिए है, बाय। ये इनका प्लेसिंग है। तो फोर्स ऑन 2 by 1 इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R²। ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी, उसमें कोई अंदर नहीं आएगा, वही आएगा। इसके साथ हमने लगा दिया यूनिट वेक्टर R12। R12 क्या दिखाता है कि फोर्स की डायरेक्शन किधर से किधर है, 1 से 2, 1 से 2। ये इस एरो की डायरेक्शन दिखती है, ये कौन सी है 1 to 2। समझ आया, दिस इज वेक्टर फॉर्म। ये बेसिकली इस तरह से वेक्टर फॉर्म में हम न्यूटन्स कूलम्स लॉ को लिख सकते हैं। अब ये देखिए, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इधर लगेगा। अब जल्दी से इसका नाम बताइए, F/1 due to 2 is equal to वेरी गुड, R21 यूनिट वेक्टर। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को लिखना। इसी का दूसरा रूप देखिए, छोटा सा, यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो इसको मैं वैसा भी लिख सकता हूं, तो इसी को हम इस तरह से लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R² इनटू यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं वेक्टर इटसेल्फ अपॉन R। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R³ R21। ये तो ये कौन से फॉर्म हो गए, वेक्टर फॉर्म। लेकिन ये हम तब ले रहे हैं जब हम इसको ओरिजिन मान रहे हैं। मान लो हमको ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक चार्ज यहां रखा है जिसका पोजीशन वेक्टर R1 Q1, एक चार्ज यहां पर है Q2, इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर R2 है, R2। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखिए। तो हम इन दोनों को मिला देते हैं, क्यों, क्योंकि फोर्स किस लाइन पर काम करता है, दोनों को मिलाने वाली लाइन है, इसलिए ये फोर्स की डायरेक्शन। इधर फोर्स कहां लगेगा, ऐसा। इस फोर्स का नाम बोलिए F21। इस फोर्स का नाम F1। इसको शुरू करते हैं। तो हमको इसकी लेंथ चाहिए। इस ट्रायंगल को देख के, इस वेक्टर को देख के क्या आप इसकी लेंथ बता सकते हैं, वेरी गुड। ये अगर डेल्टा R है तो R1 प्लस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू R2। R1 प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू R2। R1 को इधर ले जाओ, डेल्टा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसमें ये लगा देंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए फिर से इसका फोर्स लिखते हैं, एंड नाउ वी राइट इट, F21 इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन, इसको देखिए मैग्नीट्यूड का Q, यहां पर मैग्नीट्यूड कितना है R2 माइनस R1, इसको क्या कहते हैं आप, मॉडुलस। सो दिस इज मॉडुलस R2 माइनस R1, इसका Q मल्टीप्लाइड बाय R21, इसको क्या लिखना है, R2 माइनस R1।
ठीक है। इसमें R1 और R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर्स ऑफ Q1 एंड Q2। ये फाइनल है, फाइनल फॉर्म इन द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब इसमें F12 इसका फाइनल फॉर्म हो गया, जबकि Q1 Q2 दोनों के पोजीशन वेक्टर R1 और R2 अलग अलग दिए हुए, तो ये फॉर्म हमको लिखना है। अब अगर एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेंगे? राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ये क्वेश्चन आएगा तो आप कितना बड़ा लिखेंगे, तो उसके मार्क्स आप चेक करेंगे। अगर वो 1 मार्क का है तो आपको खाली एक फॉर्म कोई भी लिख देना है। यू कैन राइट आइदर दिस और दिस और दिस, करेक्ट। अगर 3 मार्क्स का आएगा तीनों लिखिए, ठीक है। और ये एक दूसरे से डिराइव हुए हैं, इसलिए मुश्किल है। सो दिस इज हाउ वी राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स और कूलम्स लॉ